नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया के सारे फॉरेस्ट गायब हो चुके हैं। ना कोई पेड़ है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जंगल है। उसके बाद क्या होगा? कुछ दिनों बाद हवा दूषित होने लगेगी, पॉल्यूटेड होने लगेगी, नदियों का पानी गंदा होने लगता है और मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है। अब धीरे-धीरे मानव जीवन संकट में पड़ जाता है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ पेड़ खत्म हुए थे? नहीं, असल में हुआ ये कि पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो गया। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि जंगल केवल लकड़ी का भंडार नहीं, बल्कि पृथ्वी की जीवन रेखा है। तो चलिए इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही नहीं रहते, हमारे साथ करोड़ों प्रकार के जीव जंतु और पौधे भी रहते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेकर के विशाल ब्लू व्हेल तक, लिंचेस से लेकर के विशाल बनियान ट्री तक, सभी मिलकर पृथ्वी पर जीवन का एक विशाल जाल बनाते हैं। और इसी विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों यानी कि प्लांट्स, जीव जंतु यानी कि एनिमल्स, और सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी के बीच की जो विविधता है इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंस इसलिए है, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए दुनिया के सभी बीज यानी कि मधुमक्खी, ठीक है, बीज क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। इससे क्या होगा? बीज पॉलिनेशन करने का काम करती है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फसलें नहीं उगेगी। अगर फसलें नहीं उगेगी तो भोजन की कमी होगी, और भोजन की कमी सीधे मानव जीवन को प्रभावित करेगा। यानी एक छोटी सी मधुमक्खी पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी हमारे हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बायोडाइवर्सिटी हमें क्या करती है? तो क्लीन एयर देती है, क्लीन वाटर देता है, ठीक है। उसके बाद फर्टाइल सोयल इससे हमें मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद फूड सप्लाई करती है, यानी कि फूड रिसोर्स भी हमें यहाँ से मिलती है। मेडिसिन मिलती है ना, मेडिसिन्स मिलती है। इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखता है। तो ये अगर पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। क्या होता है फ्लोरा और फौना? एग्ज़ाम में अक्सर इसको पूछा जाता है। देखिए फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा किसको बोलते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के, कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी टाइप के प्लांट्स है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के सभी पौधों को फ्लोरा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बनियान हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, है ना, ये सभी प्लांट के नाम है, और ये सब किसका एग्जांपल होगा? फ्लोरा का एग्जांपल होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ है? फौना। क्या लिखा हुआ है? फौना, है ना। तो फौना किसको बोलते हैं? किसी भी क्षेत्र के जितने भी ऑल एनिमल्स, ठीक है, सभी एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फौना। उदाहरण के लिए जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, राइनो हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना इन इंडिया, तो ये हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आती है निकल के, वो होता है आपका फॉरेस्ट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फॉरेस्ट का महत्व। सपोज करिए अगर पूरी पृथ्वी को एक विशाल फैक्ट्री मान लीजिए, तो फॉरेस्ट उस फैक्ट्री का
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि भोजन सबसे पहले स्तर पे जो बनाने का काम करता है वो प्लांट करते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। और सभी शाकाहारी जीव इस पर निर्भर करते हैं, और सभी मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर करता है। और इस प्रकार एक फूड चेन की शुरुआत होती है जो कि फॉरेस्ट में होती है। तो यह है फॉरेस्ट का महत्व, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। अब समझिए ये कि आज के टाइम पे ये जो हमने अभी पढ़ा बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी के सिटी पर आज के टाइम पे क्या है? संकट है। अब किस टाइप का संकट है? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों है? अब इसके कई सारे कारण है ना, इसके कई सारे कारण है, कॉज है। इसमें से सबसे पहला जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। DION, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो लोगों ने सड़कों के निर्माण के लिए, रेलवे लाइन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, शहरों के विस्तार के लिए बहुत ही बड़े मात्रा में फॉरेस्ट को काट दिए। तो प्लांट को काटना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होंगे? संकट में आएंगे, ठीक है। सबसे पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका हंटिंग। क्या है? हंटिंग। बायोडाइवर्सिटी पे जो खतरा है दूसरा किससे है? हंटिंग के। तो पीपल्स क्या कर रहे हैं? मनोरंजन के लिए, शौक के लिए, है ना, और उसके बाद इलीगल ट्रेडिंग के लिए जानवर को मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हंटिंग, ठीक है। तो हंटिंग होने से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तीसरा क्या है? पोचिंग। पोचिंग क्या है? तो ये इलीगल हंटिंग है ना, याद रखिएगा। पोचिंग क्या है? तो इलीगल हंटिंग होती है। यहाँ पर टाइगर की स्किन, जो टाइगर का स्किन हो गया, ठीक है, और एलिफेंट का टस्क हो गया, TUSKS, ठीक है, टस्क हो गया, राइनो का हॉर्न हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महंगे दामों में बेचे जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोचिंग। तो पोचिंग होने से एनिमल्स को मारा जाएगा, तो एनिमल्स को मारा जाएगा तो इसका मतलब उससे क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे मानव का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है डेवलपमेंट के पर्पज़ से, तो फॉरेस्ट की एरिया कम हो रही है। अब फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब हैबिटेट लॉस हो रहा है एनिमल्स का, और प्लांट्स भी काटे जा रहे हैं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कम होती है। फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, और ये सभी मिल करके बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है बायोडाइवर्सिटी को ये होने का। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंजर्वेशन, यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है? इसको कंजर्व भी करनी है हमें, तो इसके लिए इसको क्लीन कर रहे हैं, तो समझिए, ठीक है। अब हमें कंजर्वेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? सोचिए, जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तेज़ी से नष्ट होने लगेंगे तो कंजर्वेशन की आवश्यकता तो महसूस होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि कंजर्वेशन क्या है? तो नेचुरल रिसोर्स को सुरक्षित रखना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। अब किसे कंजर्वेशन करेंगे हम? तो एयर का, वाटर का, सोयल का, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी का, तो ये सब का हम लोग सुरक्षा करते हैं। क्लियर? अब जो है इसके बाद आता है एक, यहाँ पर देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए 1902 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है? तो 1960 से 1970 के दशक में वाइल्ड लाइफ बहुत तेज़ी से घट रही थी, इसीलिए इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया और इसे लागू कर दिया। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए, जैसे हंटिंग के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया, और प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की लिस्ट बनाई गई। फिर वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेड होती थी उनको नियंत्रित किया गया, और इसी के साथ साथ नेशनल पार्क और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थापित की गई। तो यह प्रोविज़न वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप इसको देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये है आपका, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1900 के आसपास अगर देखा जाए, 1900 के आसपास जब आप देखेंगे तो
इंडिया में लगभग, ठीक है, 50,000 के आसपास क्या थे, यहाँ पर पढ़िए। द टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन फाउनल वेव 1973 द ऑथोराइज राइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड डाउनफॉल टू 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेट 55,000 एट द रन ऑफ द सेंचुरी। मतलब इस टाइम तक अगर देखें तो टाइगर की संख्या लगभग 55,000 है, लेकिन 1973 तक आते आते इनकी संख्या घट करके 1827 के आसपास हो गई बच्चे। और यह जो है एक अत्यंत गंभीर मुद्दा, चुनौती है। तो कारण क्या थे इसका, मतलब ये जो टाइगर की संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही थी, इसके कारण क्या थे? तो इसका कारण अगर आप देखेंगे तो यही था कि पोचिंग हो रहा था, हैबिटेट का लॉस हो रहा था, इलीगल ट्रेडिंग हो रहा था, और साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन में टाइगर्स के बोन्स का उपयोग किया जा रहा था। इसी कारण से इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। तो सरकार ने इस संकट को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, और इसका उद्देश्य केवल टाइगर को ही नहीं बचाना है बल्कि पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रक्षा करना है। टाइगर को भी बचाना है और साथ में फॉरेस्ट के भी रक्षा करनी है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ नेशनल पार्क जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका लिस्ट आपको बना लेनी है। कुछ नेशनल पार्क का मैं नाम बता देता हूँ जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे आपका हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, फिर सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, और उसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। ये नाम आपको याद रखनी है इस टाइप से, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए इसको ये किया गया है। फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट को टाइप्स को, तो सोचिए कि भारत में जो फॉरेस्ट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। भारत में फॉरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? यह जो फॉरेस्ट है ये सबसे सुरक्षित फॉरेस्ट है, ठीक है। और भारत के जो टोटल कुल फॉरेस्ट एरिया है उसके आधे से अधिक भाग इसी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसका कंजर्वेशन वैल्यू सबसे अधिक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है? इन फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, और इनका उद्देश्य है कि फॉरेस्ट के डिप्लेशन को रोकना, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए एम पूछा जाए तो फॉरेस्ट के डिप्लेशन को क्या है? रोकना, ठीक है। फिर एक आता है आपका अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? याद रखिएगा कि ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटी के, है ना, कम्युनिटीज़ के अधीन हो सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग अनक्लास फॉरेस्ट के रूप में रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ने का काम ये आपका रहा। ये वाला पार्ट आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज द परमानेंट फॉरेस्ट, है ना, मेंटेन द पर्पस प्रोडक्शन टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द प्रोटेक्टिव रीजन। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे 75% ऑफ इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएगा टोटल फॉरेस्ट का। फिर बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट, है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिल जाएगा। और ऑल नॉर्दर्न, देखिए ऑल नॉर्दर्न स्टेट जो होगा, स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव हैवी हाई परसेंटेज ऑफ देयर अनक्लास फॉरेस्ट, ठीक है। तो और इसको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल को हम लोग कनेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी कंजर्वेशन, है ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है केवल सरकार का नाम है, काम नहीं है, बल्कि जो स्थानीय समुदाय है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। इन्हीं में से एक एग्जांपल जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सरिस्का का एग्जांपल, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर ग्रामीण ने माइनिंग के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था, ठीक है। और उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का उपयोग किया और यहाँ के फॉरेस्ट को उन्होंने बचाया। तो एक ये याद रखिएगा। उसके बाद है भैरोदेव, है ना, दाकब सेंचुरी। भैरोदेव, जब इसी को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भैरोदेव दाकब सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भैरोदेव दाकब सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था? राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट के 5 गांवों ने मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को सुरक्षित घोषित किया, और उन्होंने नियम बनाया कि यहाँ पर हंटिंग नहीं होगी, एनक्रोचमेंट नहीं होगी और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में। देखो 5 गांवों ने मिलकर इसको ये किया है, सुरक्षित किया है, ठीक है, 1200 हेक्टेयर लैंड को। अब इसे भी ध्यान में रखेंगे।
फिर देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, चिपको आंदोलन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस लाइन में। अब चिपको मूवमेंट क्या है आपको पता है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। जो लकड़हारे पेड़ काटने आते थे तो महिलाओं क्या होता था, पेड़ के साथ चिपक जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चिपको मूवमेंट। और इसने पूरे देश को फॉरेस्ट कंजर्वेशन का संदेश दिया था। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना। फिर देखिए एक और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन क्या है, इस आंदोलन का उद्देश्य यह है कि जो ट्रेडिशनल सीड्स उसको बचाना है। फार्मर्स ने और यह सिद्ध किया कि बायोडाइवर्सिटी आधारित जो एग्रीकल्चर है वो सफल हो सकती है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 1988 में ओडिशा ने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है, ये दोनों मिल करके फॉरेस्ट का संरक्षण करते हैं। ठीक है, बदले में लोगों को क्या होता है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं और टिम्बर रेवेन्यू का इनको कुछ हिस्सा भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक इसी तरह से एक और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, तो सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, यह जो है इस चैप्टर का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट में से एक है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, ऐसे फॉरेस्ट एरिया जिन्हें स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ट्री कटिंग प्रतिबंधित होती है, हंटिंग भी प्रतिबंधित होती है। इस कारण यहाँ पर रेयर स्पीसीज जो है ना वो भी यहाँ पर सुरक्षित रहती है। ठीक है, इन्हीं में से आप देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, जैसे मुंडा और संथाल। जब आप इसको पढ़ेंगे है ना, इस वाले लाइन को इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मुंडा और संथाल ट्राइब्स जो है वो महुआ और कदम ट्री का पूजा करते हैं। उसी तरह से उड़ीसा और बिहार में जो ट्राइब्स होते हैं वो टेमरिंड और मैंगो ट्री को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और इंडिया के कई सारे ऐसे सोसाइटी है जहाँ पर पीपल, बनियान, ये जो ट्री है इनको पूज्य मानती हैं और इनकी पूजा करती है। ठीक है, जब आप इसी को थोड़ा और पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में चर्चा। ठीक है, तो बिश्नोई कम्युनिटी क्या है, इसको लिख देते हैं ताकि आप ध्यान में रखें। बिश्नोई कम्युनिटी क्या है, बिश्नोई कम्युनिटी, तो राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इनके क्षेत्रों में जब आप देखेंगे, जब इस एरिया में जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ब्लैक बक, चिंकारा है ना, नीलगाय, पीकॉक, ये सब खुलेआम घूमते हुए दिखाई देंगे। इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इनको किल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम समय में मैं पूरे चैप्टर को क्या कर सकूं, रिवाइज कर सकूं। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मैं आपके लिए अब एक निष्कर्ष बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड कि जिसको आपको ध्यान रखनी है, फॉरेस्ट जो है केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वाइल्ड लाइफ केवल जानवरों का समूह नहीं है, बल्कि ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो गई तो मानव सभ्यता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए आप यह बात ध्यान रखें कि जब हम नेचर की सुरक्षा करेंगे तो इसका मतलब है कि वास्तव में हम अपने और अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मैं इसके साथ जोड़ के बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा कि जब हम जंगल देखते हैं है ना, या फिर आप एक और अन्य कहानी मैं आपको बता दूं। सोचिए कि एक दिन भगवान ने धरती बनाई, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, जंगल बनाए, जानवर बनाए और अंत में इंसान बनाया। लेकिन भगवान ने इंसान को एक चेतावनी भी दी थी कि मैंने तुम्हें जंगल तो दे दिए, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम जंगल को ख़त्म कर दोगे उस दिन तुम्हारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 10,000 साल पहले अगर कोई इंसान भारत की धरती पर खड़ा होता तो उसे चारों तरफ सिर्फ घने जंगल दिखाई देते। इतने घने कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुंचती। नदियां साफ थी, हवा शुद्ध थी, जानवर स्वतंत्र थे। लेकिन फिर इंसान ने विकास शुरू किया, सड़कें बनाए, शहर बसाए, कारखाने बनाए और धीरे धीरे अब जंगल कटने लगा है। और आज स्थिति यह है कि हर साल दुनिया में लाखों हेक्टेयर जंगल समाप्त हो जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह उठो और पता चले कि दुनिया के सभी पेड़ गायब हो गए तो सबसे पहले क्या होगा? क्या ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? क्या बारिश रुक जाएगी? क्या जानवर मर जाएंगे या इंसान? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखोगे
तो फिर मैं समझूंगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के लेक्चर के साथ। ये है चैप्टर 2, और कल फिर से मैं दोबारा चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इस तरह से कंटिन्यूअस चलती रहेगी। सारे सब्जेक्ट के वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक काम नहीं भूलनी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों के साथ भी साझा करो, और साथ में खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक करना ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि रीच बढ़ती है, अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, धन्यवाद।